दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जब कोरोना शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर बोलते थे कि हम 21 दिन में ये जंग जीत लेंगे, और हम सबके ऐसे जानने वाले हैं जिनकी या तो नौकरी गई है या वेतन में भारी कमी आई है। कितने ही कारखाने, कितने ही फैक्ट्री बंद हो गई, उसकी तो अब गिनती भी खत्म हो गई है। आज सारा का सारा महकमा, सारा प्रशासन, सारे प्रवक्ता, सारी आर्मी सोशल मीडिया पर लगी हुई है इन विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए। ये याद रखिएगा कि आज ये कोरोना के पीछे जरूर छिप रहे हैं, लेकिन कोरोना के पहले 8 तिमाही से लगातार हमारी इकोनॉमी गिर रही थी। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ऊंची थी, उपभोग ध्वस्त हो चुका था, निवेश हो नहीं रहा था, नौकरियां नष्ट हो रही थी। यह कोरोना काल से पहले की बात। 2 चीजें बांग्लादेश के बारे में जरूर बोलना चाहती हूं। हमसे छोटा देश था, हम पर आर्थिक निर्भरता थी उस देश की उत्पत्ति भी इंदिरा जी के कारण हुई, और आज वो देश हमसे ज्यादा संपन्न है। और इसीलिए यह जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो बेरोजगारी की दर है वो मात्र 4.5% है। बांग्लादेश से जो गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है, जो कपड़े का निर्यात होता है, वो $32 बिलियन है। हमारे कपड़े के निर्यात से 4 गुना है। हमारा $8 बिलियन है, उनका $32 बिलियन है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जब कोरोना शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर बोलते थे कि हम 21 दिन में ये जंग जीत लेंगे। वो ये कहते नहीं थकते थे, और आज भी इनके लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि कोरोना का बड़ा इफेक्टिव मैनेजमेंट, बड़ा इफेक्टिव प्रबंधन हो रहा है। अब सही बात तो यह है कि कोरोना में हम विश्व में नंबर 2 पर आ गए। अभी आंकड़े आपको देती हूं। और कोरोना के चलते जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, पूरी तरह से चरमरा गई है, वो कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बर्बादी कहीं लग रहा है थमेगी ही नहीं। और हम सबके ऐसे जानने वाले हैं जिनकी या तो नौकरी गई है या वेतन में भारी कमी आई है। कितने ही कारखाने, कितने ही फैक्ट्री बंद हो गई, उसकी तो अब गिनती भी खत्म हो गई है। तो कहीं पर यह लगता है कि या तो प्रधानमंत्री जी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, वो देखकर अनदेखा करते हैं, और उनको लगता है कि जबानी जमा खर्च करते रहिए, लोग आपकी बात मान लेंगे, या उनको जानबूझकर उनके ऑफिसर्स या उनके सलाहकार भ्रमित करते हैं। ऐसे जीव तो वो है नहीं। आईएमएफ ने बड़े साफ तौर से कहा है कि जो संकुचन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है भारत में अर्थव्यवस्था का, भारत की जीडीपी रेट का, वो अब 10.3%, 10% से ज्यादा होगा। पहले आईएमएफ का मानना था कि यह करीब 4.5% होगा, अब 10% से ज्यादा होगा। और इसका मतलब है कि इंडिया, फ्रॉम बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इज नाउ द फास्टेस्ट फॉलिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम दुनिया की जो स्लोइंग डाउन इकोनॉमीज है, जो संकुचन वाली इकोनॉमीज हैं, उसमें अब नंबर 1 पर रहेंगे, क्योंकि हमारे बाद यूके ही है जो 9.8 पर है, और फ्रांस 9.8 पर है। बाकी सारी इकोनॉमीज हमसे बहुत कम पर है। चीन जैसी इकोनॉमी, जो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारी $3 ट्रिलियन से कम की इकोनॉमी है, उनकी लगभग $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो तो 2% से शायद ग्रो करेगा। हमारा 10% से ज्यादा का संकुचन होगा। जिस देश को अमित शाह जी दीमक कहते नहीं थकते थे, उसी दीमक ने आज हमें एक बहुत अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है। आर्थिक मामले के एक अहम मुद्दे पे पछाड़ दिया है, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमारे देश से ज्यादा है। 1888 उनका पर कैपिटा जीडीपी है, और हमारा 1876 है। हमारा 5 साल पहले बांग्लादेश से 25% अधिक होता था। तो बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमसे आगे हो गया है, लेकिन यही आंकड़ा 5 साल पहले हमसे 25% कम होता था। तो बांग्लादेश ने कुछ तो सही किया है, पर हैरानी वाली बात यह है
कि बजाय उससे सबक सीखने के, बजाय फोकस करने के कि इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाए, उसको प्राथमिकता बनाई जाए, लोगों की नौकरी की बात करी जाए, आज सारा का सारा महकमा, सारा प्रशासन, सारे प्रवक्ता, सारी आर्मी सोशल मीडिया पर लगी हुई है इन विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए। और तथाकथित पीएमओ के सूत्र जो हर आर्थिक जगत के जर्नलिस्ट से, हर सामान्य न्यूज के जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, वो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश का ज्यादा होगा, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत ज्यादा है। मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि एक विडंबना है, और ये विडंबना इसलिए है कि परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज तो आपकी करेंसी, जो आपकी मुद्रा की दर है, उसको आंकने के लिए किया जाता है। आपकी मुद्रा की दर, विकसित देशों की मुद्रा की दर जैसे कि यूरो या डॉलर के बनिस्पत कहां पर है, उसकी क्या असल वैल्यू है, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज कैलकुलेटेड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी, उसका वहां पर इस्तेमाल होता है। ये लोग जीडीपी पर कैपिटा को नकार रहे हैं। अब थोड़ी सी बात जीडीपी पर कैपिटा की कर ली जाए। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो किसी भी देश में संपन्नता, समृद्धि का मानक होता है। क्या है जीडीपी पर कैपिटा? सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब यह है कि आज बांग्लादेश का आम व्यक्ति हमारे आम हिंदुस्तानी से ज्यादा संपन्न है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा दिखाता है कि आप अपने देश में अपनी करेंसी से कितना और क्या खरीद सकते हैं, तो वही समृद्धि का एक सूचक होता है। और इसीलिए जीडीपी पर कैपिटा वो डेटा होता है जो किसी भी देश में फॉलो किया जाता है। ये लोग अब रूल ही बदलने की बात कर रहे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, मैं बार बार कहती हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द करेंसी, आपकी करेंसी की, आपकी मुद्रा की असल में डॉलर या यूरो या ब्रिटिश पाउंड के कंपैरिजन में क्या वैल्यू है, उसका सूचक होता है। और एक बात यह भी सच है कि जब यह आंकड़ा आया तो कोई भी सरकार समझती कि हां गड़बड़ हो रही है, बाकी देश हमसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे यहां संकुचन हो रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पहले तो ट्विटर और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे चलना शुरू हुआ कि नहीं नहीं परचेजिंग पावर पैरिटी में हम ज्यादा हैं। वो बिल्कुल गलत धारणा है, गलत आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, ये मानने की भी जरूरत नहीं समझी जा रही है कि जो तथाकथित दीमक था उसने हर तरफ से ध्यान हटाकर अपनी इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया। और इसीलिए मैं दो चीजें बांग्लादेश के बारे में जरूर बोलना चाहती हूं। हमसे छोटा देश था, हम पर आर्थिक निर्भरता थी उस देश की उत्पत्ति भी इंदिरा जी के कारण हुई, और आज वो देश हमसे ज्यादा संपन्न है। और इसीलिए यह जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो बेरोजगारी की दर है वो मात्र 4.5% है। बांग्लादेश से जो गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है, जो कपड़े का निर्यात होता है, वो $32 बिलियन है। हमारे कपड़े के निर्यात से 4 गुना है। हमारा $8 बिलियन है, उनका $32 बिलियन है। और यह भी एक सच बात है कि जब अमेरिका और चीन की जबरदस्त ट्रेड वॉर और व्यापार का युद्ध चल रहा था तो 3 देशों ने उसका लाभ उठाया, उसमें से हम एक नहीं थे। हम उसके बहुत बड़े उसका लाभ उठा सकते थे, उसको लेवरेज कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। बांग्लादेश, मेक्सिको और वियतनाम ने जो भी धंधा अमेरिका ने चीन से हटाया वो इन तीनों देशों में गया। हमारे पास वो धंधा नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर सरकार की कुरीतियों से पूरा का पूरा जो निर्यात क्षेत्र है, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो कुंठित थी। क्योंकि ये याद रखिएगा कि आज ये कोरोना के पीछे जरूर छिप रहे हैं, लेकिन कोरोना के पहले 8 तिमाही से लगातार हमारी इकोनॉमी गिर रही थी। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ऊंची थी, उपभोग ध्वस्त हो चुका था, निवेश हो नहीं रहा था, नौकरियां नष्ट हो रही थी। यह कोरोना काल से पहले की बात है। कोरोना ने इस दिक्कत को और बढ़ा दिया। और आज भी अगर सरकार चेत जाए तो देरी बात संभल सकती है। सरकार को क्या करना है? सरकार को उपभोग बढ़ाना है, सरकार को कंजम्पशन बढ़ाना है, मांग बढ़ानी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार फिर से आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। बेकार के जबानी जमा कर, बेकार के मुगालते। 35 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एलटीसी वाउचर मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आपको जितना धन मिलेगा
उससे तिगुना आप खर्चा करिएगा। जीएसटी की जिन चीजों पर 12% से अधिक टैक्स लगता है वो खरीदिएगा और 31 मार्च से पहले खरीदिएगा, तब मिलेगा। अगर मुझे 8,000 मिलना है तो क्या मेरी इस समय हकीकत है, जमीनी हकीकत, कि मैं 24,000 खर्चा कर सकूं? तो कहीं पर सरकार की जो धारणा है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके लाभ मिलता, या तो समझ नहीं है या नियत नहीं है, ये साफ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए एक चीज और पे आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। नौकरियां गई, लोगों का वेतन कम हुआ, तो ये आशा थी कि उम्मीद की कोई किरण, कोई मदद आएगी। मदद नहीं आई। एक गाना था पीपली लाइफ का, महंगाई डायन खाए जात है। आज रिटेल इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है, और उसको अगर अंदर से देखिएगा तो 21% उछाल हुआ है सब्जियों के दामों में, और लगभग 15% उछाल हुआ है दाल के दामों में। तो ये इन्फ्लेशन इधर उधर की चीजों से नहीं बढ़ रहा है, ये खाने की चीजों से बढ़ रहा है, और ये ऐसी चीजें हैं जो हर आम व्यक्ति खाता है, और उसके लिए जब ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसकी कमर टूट रही है। लेकिन इस पर भी सरकार का कुछ भी नहीं कहना है। इसीलिए हमारा बार बार मानना है, या तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, या वो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, या वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ना उनके पास रणनीति है, ना सही सलाहकार है, और ना कोई स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से इसका सामना किया जा सके। बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं हूं कि चुनाव आते ही क्यों हर चीज हिंदू मुसलमान हो जाती है। ये जनता का मुद्दा है, जनता पर छोड़ दीजिए, जनता इसका फैसला करेगी। जो इसको टिकट मिलना है वो मैदान में है, उसको जनता देखेगी क्या करना है। पर ये हिंदू मुसलमान करने की जो बातें होती है ना, ये इसलिए गलत है क्योंकि बिहार में चुनावी मुद्दे बहुत बड़े हैं। बिहार में 15 साल के कुशासन पर बिहार की जनता वोट करेगी। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में जो हुआ है उस पर वोट करेगी। नीतीश कुमार ने जो आंखों पर पट्टी बांध रखी है उस पर वोट करेगी। अपराध के खिलाफ वोट करेगी, भुखमरी के खिलाफ वोट करेगी। जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने पट्टी बांधकर आंखें फेरी हुई थी उस पर वोट करेगी। तो बिहार के मुद्दे बहुत बड़े हैं, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी चुनावी मुद्दा आता है, whenever there is an election, there are always these communal overtones riding elections. I think elections are decided by the people of this country, by the electorate. Let's leave it to them, but let's focus on the real issues, because I do not want to divert from the real issues of the Bihar election. And the real issues are unemployment, and Bihar has the highest unemployment rate in the country. It is about the safety of women. It is about the complete mismanagement under Nitish Kumar and of course his super boss Mr. Modi himself. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।